सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द सेकंड पेज। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को पढ़ेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेसिकली इट इज द बॉडी इनएबिलिटी टू चेंज इट्स सेल्फ स्टेट। खुद से वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। दैट मीन्स द बॉडी इफ इट्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट। ठीक है। तो जैसे कि कोई पर्सन है जो कि किसी बस में स्टैंड कर रहा है, ठीक है, खड़ा है, और बस स्टार्ट होता है तो सडनली क्या होता है, वो पीछे की तरफ स्विच कर जाता है। ठीक है, पीछे की तरफ स्विच कर जाता है क्योंकि उसका बॉडी तैयार नहीं था किसी तरह का फॉरवर्ड मोशन को स्टार्ट करने में। वो सोच रहा था कि रेस्ट में रहना है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन पे। बेसिकली इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ its state of uniform motion. That is, a body in uniform motion can neither accelerate nor retard by on its own। ठीक है। जैसे कोई मोशन में है किसी v वेलोसिटी के साथ, तो ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ना ही रिटार्ड कर सकता है। ठीक है, ऑन इट्स ओन, खुद से नहीं कर सकता। ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन है जो कि एक मूविंग ट्रेन से जंप करता है। ठीक है, जंप करता है तो वो गिर सकता है क्योंकि अगर वो उसकी पूरी बॉडी ऐसे है तो ग्राउंड का वेलोसिटी तो अचानक से जीरो हो जाएगा, बट उसका जो अपर पार्ट है बॉडी का वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, तो गिर जाएगा। ठीक है। उसी तरह एक एथलीट जो है वो दौड़ता है कोई सर्टेन डिस्टेंस ताकि एक लॉन्ग जंप ले सके, सो डैट कि जब वो जंप ले तो उसके पास एक रनिंग वेलोसिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड हो उसके पास। ठीक है। उसके बाद आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक। तो एग्जाम्पल इसके क्या है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के? जैसे कि कोई रोटेटिंग व्हील है थ्रू आउट ऑफ मड, टेंजेंशियल ड्यू टू डायरेक्शनल इनर्शिया। मतलब कि जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कुलर टायर होता है। तो जो मोशन है बेसिकली टायर का वो ऐसा होता है कि जैसे हमें पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी, वो एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये बस हमेशा डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। ठीक है, इस वेलोसिटी को इसके अबाउट चेंज कर रहा होता है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, अ स्टेट ऑफ रेस्ट, जीरो वेलोसिटी एंड अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी आर कंप्लीटली इक्विवेलेंट। मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई रेस्ट पे है, बिल्कुल जीरो वेलोसिटी पे है, ठीक है, बिल्कुल जीरो वेलोसिटी पे है, और अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, तो दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है, एक एक बात है बिल्कुल। ठीक है। उसके अलावा एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी unless compelled to a change that state by net force। ठीक है, एक ही बात है। न्यूटन फर्स्ट लॉ सेज देयर आर टू पॉसिबल स्टेट्स फॉर एन ऑब्जेक्ट विद नो नेट फोर्स ऑन इट। ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि दो पॉसिबल स्टेट नहीं हो सकते हैं जब तक कि नेट फोर्स जो है उस पर जीरो है। ठीक है। तो मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरह का इक्विलिब्रियम में रहता है। या तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या है कि बिल्कुल वो रेस्ट पे होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल रेस्ट पे होगा। और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। ठीक है, वी जीरो नहीं होता। उसके बाद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सीधे सीधे अगर डिफाइन किया जाए तो जो भी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, इन शॉर्ट अगर बताया जाए सीधे सीधे। हालांकि इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, टेक्स्ट वाइज देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे कि वी कैन ऑब्जर्व अ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी नंबर ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स। मतलब हम लोग कितने भी नंबर ऑफ फ्रेम रेफरेंस से एक मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालांकि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो ट्रू नहीं है। मतलब जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे सही नहीं बैठता। ये बैठता है केवल उन्हीं में जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो कि इनर्शिया को होल्ड करते हैं। इसलिए उनका नाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि वो फर्स्ट लॉ को वैलिड है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो उनको इन स्पेशल फ्रेम्स को कहा जाता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स और सिंपली इनर्शियल फ्रेम्स। तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन लिखी गई है सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है ये जीरो होती है इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, सो डैट कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सके। तो ऑल ऑफ न्यूटन्स लॉज मोशंस आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें जो भी न्यूटन्स के सारे लॉज हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, किसी तरह का इनवैलिडिटी नहीं होता। ठीक है। तो अर्थ जो है, अर्थ हम लोग बेसिकली अप्रोक्सीमेशन लेकर चलते हैं, ये हमारा रेफरेंस फ्रेम होता है। ठीक है।
और जितने भी जो मोशंस होते हैं वो इसी रेफरेंस फ्रेम में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को होल्ड करता है सीधे सीधे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम पे। लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें मास है और वेलोसिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एज वी नो। देखो हमें पता है शॉर्ट में कि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी होता है। बुक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डीपी बाई डी ऐसे फॉर्मूला में भी याद रखना है हमें, और समझना भी है इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब कि जो रेट है लीनियर मोमेंटम का, जो लीनियर मोमेंटम का चेंज है, लीनियर, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम बाद में पढ़ना है। लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो एक्सटर्नल फोर्स देता है। एक्सटर्नल, ऑलवेज कीप इन माइंड, इंटरनल फोर्स का चेंज नहीं देता, वो एक्सटर्नल फोर्स देता है, ठीक है। और जो चेंज होता है वो उस फोर्स के डायरेक्शन में चेंज होता है, ठीक है। तो जब भी कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है किसी बॉडी पे तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है बेसिकली। और जैसे जैसे नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है उस पर, उसके अकॉर्डिंगली उसका जो रेट ऑफ मोमेंटम है वो चेंज होता है, ठीक है। तो जो एफ एक्सटर्नल है बेसिकली, अगर उनको हम लोग डिवाइड करके देखें डी एम बी बाई डी टी, तो डी एम बाई डी टी, तो मास तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो डी एम बाई डी टी जीरो है, कांस्टेंट मास है। ये मास चेंज किस रिस्पेक्ट में होता है इस पे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जब कोई मास जो है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट पे जाए, ठीक है, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर mass of the body is constant then the acceleration of the body is inversely proportional to its mass। ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, जो कि एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इंडिविजुअल तीन कोऑर्डिनेट में एफ एक्स और मास का और एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी एक बार देख लेते हैं। अगर फोर्स जीरो होगा तो सेकंड लॉ बोलता है कि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंसी में है। मतलब फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि अगर कोई किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, किसी तरह का एक्सेलरेशन अटेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो सेकंड लॉ भी जो है कंसिस्टेंसी में है फर्स्ट लॉ के साथ। देन आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक वेक्टर लॉ है। वेक्टर लॉ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो dp बाई डी टी है, ठीक है, यहाँ पे जो मोमेंटम है ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग इसको वेक्टर लॉ भी कहते हैं। इट मीन्स वट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, मतलब कि इफ एनी नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट दिस फोर्स विल चेंज ओनली दैट कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये सबको नहीं चेंज करेगा, जिस भी पार्टिकल पे फोर्स लगा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो भी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को चेंज करेगा। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा डीपी बाई डी टी चेंज होगा। तो ये एक वेक्टर लॉ है क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस लॉ अप्लाइज टू पार्टिकल्स, पार्टिकल पे अप्लाई करता है एंड पॉइंट मास ओनली, ठीक है, केवल पॉइंट मास पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। रिजिड बॉडी के केस में डायनेमिक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा, रोटेशन वगैरह कॉन्सेप्ट आ जाएगा। However, the introduction of the concept of center of mass, this law can be now applied in case of extended bodies or a system of point mass also। ठीक है, तो देखो सिस्टम ऑफ पॉइंट मास के लिए अप्लाई किया जा सकता है, और जो सेंटर ऑफ मास हम लोग अभी बाद में जो पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो सेंटर ऑफ मास है किसी बॉडी का, सेंटर ऑफ मास वो न्यूटन्स के फर्स्ट सेकंड लॉ थर्ड लॉ को होल्ड करता है, ठीक है। तो यू विल स्टडी दिस इन चैप्टर ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है।